तो मेरा नाम है अमित खट्टर और हम कर रहे हैं पावर मिल 2020 फ़िलहाल। तो इसमें हमारे को सबसे पहले मैंने पिछले ट्यूटोरियल में भी बताया था कि जब हम मिलिंग के ऑपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ हमारे को चाहिए ब्लॉक, है ना। तो ब्लॉक को हम कैलकुलेट कर सकते हैं ताकि हमारा ऑब्जेक्ट आ जाए, ठीक है। पर मैंने एक और बात भी बताई थी कि पहले क्या करो, पहले एक वर्क प्लेन क्रिएट कर लो। उससे फ़ायदा क्या होगा कि मैं इसके इस सेंटर में आ जाऊंगा। इसको एक्टिव करेंगे जब हम वर्क प्लेन को जब मैं एक्टिव करूंगा तो ये मेरा ब्लॉक हिल जाता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी ब्लॉक बनाओ वो एक्टिव वर्क प्लेन की बजाय नेम्ड वर्क प्लेन के हिसाब से बनाओ, ठीक है। और इसको कैलकुलेट कर दो। इसमें एक और भी बड़ी अच्छी ऑप्शन है, जैसे अभी तो ये हमारा पूरा पूरा बन गया ना, जिस साइज़ का हमने ब्लॉक बनाया उसी साइज़ का बन गया, जिस साइज़ का हमारा ये मॉडल है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक्सपेंशन कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 5 mm लिख के कैलकुलेट दबाऊंगा तो ये सारी साइडों से 5-5 mm बड़ा हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 15 mm लिख के कैलकुलेट दबाऊंगा तो ये सारी साइडों से 15-15 mm एक्स्ट्रा हो जाएगा, ठीक है। पर इसमें प्रॉब्लम क्या हुई कि ये Z में भी 15 बढ़ गया, ठीक है। मुझे सिर्फ साइडों में से बढ़ाना था, पर जब मैंने इसको साइडों में से तो बढ़ गया, ठीक है, पर ये टॉप से भी बढ़ गया। ये देखो, टॉप से भी बॉटम से भी। तो मैं ये नहीं चाहता था। तो मैं क्या करूँगा, इसको 0 करूँगा कैलकुलेट, तो बराबर हो गया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, Z को लॉक कर दूँगा और उसके बाद फिर मैं इसको 15 बढ़ा लूँगा। तो अब ये जो बढ़ा ये सिर्फ साइडों से बढ़ा, ठीक है। तो ये भी बड़ा अच्छा तरीका है काम करने का कि अगर मुझे साइडों में से बड़ा चाहिए तो हम काम कर सकते हैं उसके हिसाब से। एक और चीज़ हमने देखी थी कि हमने टूल लिया था कोई भी, है ना। तो टूल में हमने मान लो 10 mm का टूल ले लिया, ठीक है। शैंक होल्डर भी दे सकते हैं, वो हमने लास्ट ट्यूटोरियल में देखे थे। अभी मैं थोड़ा सा टाइम बचाने के चक्कर में वो नहीं दे रहा, पर हमारे को तुम जब भी कोई भी प्रैक्टिस करो तो उसको देना है, ठीक है। तो टूल पाथ चाहिए हमारे को। हमने किया था 2D कर्व प्रोफाइल लास्ट ट्यूटोरियल में। एक बड़ी अच्छी चीज़ दिखाता हूँ जिसकी हमारे को डेली रूटीन में ज़रूरत पड़ेगी कि हमने एक पैटर्न क्रिएट किया था, है ना। कर्व एडिटर में गए थे, कॉम्पोजिट कर्व ली थी और एक कर्व सेलेक्ट कर ली थी, ठीक है। तो जिस जिस डायरेक्शन में जाना है वो डायरेक्शन सेलेक्ट कर लो, ठीक है। तो इसको इजेक्ट करके ओके कर लिया था। उसके बाद हमने इसको बताया कि किस साइड चाहिए, है ना। तो हमारे को अभी बाहर वाली साइड ही चाहिए, तो इसको ओके कर देते हैं। फिर हमने इसको लिमिट बताई थी, तो लिमिट में यहाँ से क्लिक करके भी भर सकता हूँ, ये देखो, ठीक है। तो ये अपने आप आ जाए। लिमिट टोटल डेप्थ, कितनी डेप्थ तक जाना है मेरे को, ठीक है। और यहाँ से हमने लिमिट सेलेक्ट कर लिया था, फिर हमारे को 1 mm का कट लगाना है। तो इसको हमने किया कैलकुलेट, तो ये हो गया कैलकुलेट, ठीक है। पर इतना काम हमने कल किया था, ठीक है। अगर पहले वाली ट्यूटोरियल नहीं देखा है तो वो देख लेना पहले, है ना। तो इसके ऊपर राइट क्लिक करके जब मैं सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट करता हूँ तो ये देखो सेंटर से चल के उधर जा रहा है, ठीक है। पर मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ ये यहीं से शुरू हो ना, वहाँ क्या करने गया, ठीक है। पर कई कंडीशन में हम चाहते भी होते हैं कि सेंटर से आए, पर इस कंडीशन में मैं चाहता हूँ कि यहाँ से आए। तो हम क्या करेंगे, टूल पाथ की सेटिंग में जाएंगे और उसको बोल देंगे कि स्टार्टिंग पॉइंट जो है मेरा, इसको एक्टिव करना पड़ेगा। और जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है वो ब्लॉक सेंटर सेफ ना हो के फर्स्ट पॉइंट सेफ हो जाए, और फिर कैलकुलेट करेंगे।
तो ये देखो, ये हमारा थोड़ा सा 1-2 सेकंड तो बच ही जाएंगे कम से कम। वैसे तो जो रेड कलर की लाइन आ रही थी वो रैपिड की होती है, ठीक है। तो ये हमारा टूल पाथ जो है क्रिएट हो गया। अभी ये देखो, ये भी बहुत ऊपर से आ रहा है ना। 50 mm का तो यही है, इसकी थिकनेस है। अभी हमने देखा कि -50 तक जाना है मेरे को, तो यानी कि ये 50-60 ऊपर जा रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी सेटिंग में जाके इसकी रैपिड हाइट, इसको बोलते हैं रैपिड हाइट, जहाँ पे टूल हवा में G0 में चलेगा। तो इस रैपिड मूव को मैं, ये देखो बहुत ज़्यादा हो रखी है रैपिड हाइट और प्लंज हाइट। हमें खुद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कैलकुलेट दबाएंगे तो वो कंपोनेंट के हिसाब से ऑटोमेटिकली अपनी रैपिड हाइट चेंज कर लेगा, ठीक है। अभी भी ये 5 mm ऊपर है, ठीक है। बात समझ में आई कि रैपिड हाइट से क्या होगा। एक और चीज़ जिसके लिए ये मैंने कंपोनेंट उठाया है बताने के लिए, जो हम बात भी कर रहे थे पिछले ट्यूटोरियल में, कि ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, वही मैं दिखाने वाला हूँ। कि अगर मैं ब्लॉक को चेंज कर दूँ, यहाँ पे 145 है वाई में, अगर मैं इसको कर दूँ 0, तो ये हाफ हो गया, देखो। अब अगर मैं इसको सेटिंग में जाके, सॉरी मैंने गलती की, मुझे यहाँ से नहीं करना, मुझे ये जो टूल पाथ क्रिएट मैं कर चुका हूँ इसके अंदर ब्लॉक को चेंज करना है, ठीक है। क्योंकि उसने वो उठा लिया ऑलरेडी। तो मैंने इसको 0 कर दिया, तो ये आधा हो गया, और इसको फिर से मैंने कैलकुलेट कर दिया। तो अभी देखो, मैंने पिछले ट्यूटोरियल में बताया था कि ब्लॉक पावर मिल में बहुत इंपॉर्टेंट है। वही चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब जो टूल पाथ है वहीं पे क्रिएट हुआ जहाँ पे ब्लॉक है, उस जगह पे नहीं जाएगा जहाँ पे ब्लॉक नहीं होगा, ठीक है। और एक और चीज़ दिखाता हूँ इसको, अगर हम सिमुलेट करके देखें तो क्या हो रहा है। देखो, प्ले किया, थोड़ी स्पीड बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। तो ये उठ के फिर उधर चला जाता है, देखो। वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 90% हम ऐसे ही चलाना चाहते हैं, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में कटिंग होगी तो टूल की लाइफ इंक्रीज होती है। पर इसमें एक और बड़ी अच्छी ऑप्शन है, सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाके यहाँ पे देखो कट डायरेक्शन है। कट डायरेक्शन को अगर मैं एनी कर देता हूँ, ठीक है, कन्वेंशनल कर दूंगा तो अभी जैसे इधर से चल रहा है तो वो डायरेक्शन चेंज कर लेगा। अभी जो टूल है इधर आ गया, देखो। अब जो ये चल रहा है इधर से चल रहा है, यानी एक क्लिम डायरेक्शन है, एक कन्वेंशनल डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद सेटिंग में जाओ, सेटिंग में जाके इसको अगर एनी कर देता हूँ तो क्या होगा, तो देखो बीच में से लाइन गायब हो गई जो रैपिड वाली थी। अब क्या होगा, वो एक कट क्लॉकवाइज लगाएगा, फिर नीचे जाके दूसरा कट एंटी क्लॉकवाइज लगाएगा। तो यानी आते हुए भी कटिंग होगी, जाते हुए भी कटिंग होगी, ठीक है। पर इसके लिए हमारे को इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा टूल कैसा है। टूल वैसा होना चाहिए जो दोनों साइड से कटिंग कर सके, ठीक है। तो कई टूल जो होते हैं उनकी टीथ की डायरेक्शन एक ही साइड होती है, तो फिर वो वाला टूल नहीं यूज़ होगा। हाँ, यही तो तुमने जाके मशीन के ऊपर देखना है कि क्या होगा, है ना। और मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखना है कि अगर टूल, सोचो ना, ये मान लो टूल है मेरा, ठीक है, इसको मैं ऐसे कटिंग कर रहा हूँ किसी चीज़ के साथ, तो
क्या ये वापसी में भी कटिंग करेगा कि नहीं करेगा, वो सोचने वाली बात है। ठीक है, तो इसका जवाब देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है, ढूंढ के मुझे बताना कि क्या होगा एग्जैक्टली, नहीं तो फिर मैं अगले ट्यूटोरियल में बताऊंगा। ठीक है, तो इसको करते हैं गो टू बिगनिंग। तो ये हमारे को बात समझ में आई कि हमारा ब्लॉग जितना होगा हमारा उतना ही काम होगा। तो हम क्या करते हैं, वापस से इसकी सेटिंग में जाके ब्लॉग को पूरा ही कर देते हैं। ब्लॉग में जाओ, जेड को लॉक कर दो और यहाँ से कैलकुलेट दबाओ, और यहाँ से कैलकुलेट दबाएंगे तो पूरा का पूरा कट जाएगा। ठीक है, सिर्फ समझने के लिए मैं ये 1 mm की जगह 5 mm कर रहा हूँ, ताकि मुझे लाइनें देखने में कोई ज़्यादा मुश्किल ना आए। ठीक है, किसी भी वक्त हम इसका टूल चेंज कर सकते हैं। हमने कहा जी नहीं, मुझे 10 साल नहीं चाहिए, मुझे तो 20 mm का टूल चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी इसको चेंज किया जा सकता है। ठीक है, टॉप व्यू देखेंगे इसका तो कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। यहाँ से ब्लॉक हटा दो, यहाँ से ये भी हटा दो। तो अब मैं इसको करता हूँ फिर से आइसोमेट्रिक। यहाँ से हमने मॉडल ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर मैं इसको टॉप व्यू करके दिखाऊं तो अभी जो टूल है बिल्कुल देखो इसके साथ टच हुआ हुआ। ठीक है, तो जब हम इसको सिमुलेट करते हैं तो ये बिल्कुल उसके साथ टच हुआ रहता है। हम चाहते हैं बेसिकली कुछ मटेरियल छोड़ना, किसी भी कारण से हो सकता है, चाहे फिनिशिंग के लिए हो, चाहे सेफ्टी के लिए हो, किसी भी कारण से हम चाहते हैं कि कुछ मटेरियल हम छोड़ना चाहते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसकी सेटिंग में जाएंगे और सेटिंग में जाके हम यहाँ पे कर्व थिकनेस आ रहा है, तो कर्व थिकनेस में हम मटेरियल छोड़ देंगे। हमने कहा जी 2 mm मटेरियल छोड़ना है मेरे को। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे तो जो टूल पाथ है मेरा वो थोड़ा सा बाहर हो जाएगा। ठीक है, अब जो ये टूल है ये देखो इसके साथ टच नहीं है। ठीक है, स्पीड कर लो स्लो और प्ले कर लो। ठीक है, तो जो हमारा 2 mm दूर चलेगा उससे। ठीक है नहीं, तो यानी कि कर्व की थिकनेस अगर हम दे देते हैं तो वो 2 mm दूर चलने लग जाएगा। बड़ा सिंपल है। ठीक हो गया, बात समझ में आई। उसके बाद हमारे को इसकी सेटिंग में जाना है और यहाँ पे अगर जैसे ये है, ये इनेबल का है। अभी ध्यान से देखो, यहाँ पे एक ही टूल है। ठीक है, तो यहाँ पे ज़रूर अच्छे से इसका नाम लिखना है ताकि कल को पहचाना जा सके वो ये कौन सा टूल है, कौन सा ऑपरेशन है। ठीक है ना, टूल पाथ का नाम लिख के फिर कैलकुलेट दबाएंगे तो यहाँ पे देखो वही नाम लिखा हुआ आ जाएगा जो हमने यहाँ पे लिखा। ठीक है ना, तो ये बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि यहाँ पे ये भी लिख दिया जाए विद 2 mm स्टॉक। ठीक है ना, ताकि ऑपरेटर को समझ में आए कि ये ऑपरेशन काहे का बनाया गया है, या कोई भी चीज़, कुछ भी जो भी आप बताना चाहते हो, है ना। जैसे तुम्हारा नाम क्या है ना, तो आदित्य पता होना चाहिए ना भाई, आदित्य लिखना पड़ेगा, बता तभी पता लगेगा ना कौन है। तो ऐसे ही ये प्रोग्राम क्या है उसका नाम तो लिखना पड़ेगा अच्छे से। उसके बाद हम जाएंगे अगर कट डिस्टेंस के अंदर, इसमें हम एक और काम भी कर सकते हैं
कि जैसे ना यहाँ पे हम जाएंगे ना मशीन एक्सेस कंट्रोल में, ये नहीं, मशीन एक्सेस तो चलो हम मल्टी एक्सेस बाद में देखेंगे, अभी ये फ्री है यानी कि जहाँ मर्जी जा सकता है। उसके बाद हमारे को जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है फीड स्पीड। तो यहाँ से हमारे को फीड स्पीड देनी पड़ेगी, भाई कितनी फीड चाहिए, कितनी कटिंग फीड चाहिए, प्लंज टाइम में क्या चाहिए, स्किम में कितना चाहिए, तो ये सारी आ। अगर मान लो मैं इसको 2000 करता हूँ, ठीक है, तो ये देखो इसके आगे हाथ सा बना आ जाता है ना। तो यानी कि इस चीज़ को मैंने एडिट किया है। तो बड़े आसानी से हम देख सकते हैं भी क्या चीज़ एडिट हुई है। जो भी चीज़ एडिट हुई है इसको कैलकुलेट कर लो, तो ये हमारा टूल पाथ आ जाएगा। अगर इसको हमारे को सिमुलेट करके देखना है 3D में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से व्यू मिलिंग को ऑन कर देंगे। तो व्यू मिलिंग को ऑन करने के बाद हम इसका शेड चेंज कर सकते हैं, इसका और भी कई चीज़ें कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखो फिक्स डायरेक्शन कर दो, और यहाँ से ये नीचे कैलकुलेट हो रहा है देखो, ठीक है। और यहाँ से रेनबो कर दो, तो रेनबो में वो हमारे को कलर भी दिखाएगा अलग से। प्ले करेंगे, स्पीड थोड़ी तेज कर देता हूँ, ठीक है। तो क्योंकि हमने कन्वेंशनल कन्वेंशनल की जगह एनी किया हुआ है, तो ये क्लॉकवाइज भी घूम रहा है और एंटी क्लॉकवाइज भी घूम रहा है, ठीक है। अगर यहाँ से मैं इसका मोड चेंज कर देता हूँ, शाइनी कर देता हूँ, तो ये शाइनी हो जाता है। तो कई लोगों को ऐसे देखना पसंद है। चलो ये तो हो गया। उसके बाद एक एक चीज़ और है, देखो अब यही सारे पैरामीटर मुझे कॉपी करने हैं। तो मैं क्या करूँगा, इसकी सेटिंग में जाऊँगा, बहुत सारे तरीके हैं पावर मिल में कॉपी करने के। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर्व प्रोफाइल में ये सेकंड वाली ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, एक और टूल पाथ बन जाएगा सेम पैरामीटर्स के साथ, सब कुछ सेम है, उसकी एक कॉपी बन गई। तो हमारे को क्या करना है, बस एक पैटर्न और बनाना है और उसको कंपोजिट कर देनी है, ठीक है। इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे, तो ये ऑटोमेटिकली सारी कर्व ले लेगा, ठीक है। बाकी मुझे कोई पैरामीटर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मुझे इसको बताना है भाई टूल मेरा किस डायरेक्शन में होगा। तो इसके ऊपर अगर मैं क्लिक कर देता हूँ ना, तो भी बाहर चला जाता है। ओके, हमारे को बाहर वाली साइड टूल चलाना है। देखो बाकी सारे पैरामीटर आ गए, मुझे सिर्फ डेप्थ चेंज करनी पड़ेगी। तो डेप्थ में यहाँ से पिक कर लेता हूँ और बस कैलकुलेट, दैट्स इट। तो मुझे कुछ भी करना नहीं पड़ा, मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, उसी की कॉपी बनाई मैंने। कोई पैरामीटर मुझे स्टार्टिंग पॉइंट और फीड स्पीड और टूल, बहुत सारी चीज़ें, हमारी टाइम बच गया। हमने उसी टूल पाथ है। डेप्थ देने के लिए यहाँ पे सेटिंग में जब हम जाते हैं ना, तो सेटिंग में हमारे को हम वैल्यू भी भर सकते हैं खुद से, या हम ये लोअर लिमिट को पिक कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्लिक करके अब मैं अगर यहाँ तक कर दूंगा, जो भी पॉइंट पे क्लिक कर दूंगा, तो उतनी वैल्यू आ जाएगी। हमारे को जितनी वैल्यू चाहिए हम वहाँ तक जा सकते हैं, ठीक है। क्लिक करेंगे तो वो देखो -10 लिखा हुआ है। इसको
इसको कैलकुलेट कर दो। ठीक है, और ओके कर दो। एक बार फिर से इसकी कॉपी बनाते हैं। सेटिंग में गए, सेटिंग में जाने के बाद हमने इसकी एक और कॉपी बनाई, एक पैटर्न और बनाया और कर्व सेलेक्ट की। अब की बार मैं एक कर्व ना बना के मैं दो कर्व बनाने वाला हूँ। एक कर्व ये, ठीक है। तो उसका तरीका सिखा रहा हूँ कि अगर मुझे दो कर्व एक साथ बनानी है, ठीक है, तो मैं इसको ओके नहीं करूँगा, मैं यहाँ से फिनिश करूँगा, सेव कंपोजिट कर, और इधर वाली भी सिलेक्ट कर लूँगा। इसको फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं, फिनिश, ओके। तो अब ये दोनों में एक साथ चलेगा। इसको हमारे को डायरेक्शन बतानी पड़ेगी, तो इसलिए मार्क कर दो, और इसको बार कर सकता हूँ मैं, इसको भी बार कर सकता हूँ। ठीक है, कि हमारे को टूल किस डायरेक्शन में चलाना है, अंदर वाली साइड चलाना है या बाहर वाली साइड चलाना है। तो यही मैं समझाना चाह रहा था कि ये दोनों को हम अलग अलग, हमने बनाई तो इकट्ठी है पर ये ट्रीट अलग अलग ही हो रही है। ठीक है ना, तो यानी कि मैं सारी कर्व एक साथ भी कर सकता था, बस फ़र्क इसमें यही होगा कि डेप्थ जो है वो सेम होगी। हम इन दोनों की डेप्थ अलग अलग नहीं कर सकते क्योंकि हमने एक साथ सेलेक्ट किया है, तो इसलिए हम इसकी डेप्थ अलग अलग नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो इसकी सेटिंग में जाके मैं इसका नाम भी चेंज कर सकता हूँ, और यहाँ पे भी पॉइंट वन कर देता हूँ। ठीक, बस समझ में कि हमने क्या किया, दो कर्व एक साथ बना ली। ठीक है, नहीं तो जो भी चेंज करना है उसके अंदर बड़े आसानी से चेंज किया जा सकता है। कभी भी किसी भी टूल पाथ को मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसमें और भी कई चीज़ें हैं, पर मैं चाहता हूँ, सपोज करो, तो अभी ये जो कट लग रहे हैं, अगर इसको हम टॉप व्यू में देखते हैं, अभी ये सिंगल कट लग रहा है। जो हमारी कर्व है उसके चारों तरफ एक सिंगल कट लग रहा है। ठीक है, पॉइंट वन का हमने मटेरियल छोड़ा, तो पॉइंट वन के हिसाब से तो हम क्या करेंगे, कई बार क्या होता है, मटेरियल होता है ज़्यादा जिसको हम एक बार में नहीं काटिंग कर सकते, तो उस केस में हमारे को क्या करना पड़ेगा, हम जाएंगे कट डिस्टेंस में। पहले हमने वर्टिकल वाले को चेक किया था, अब हम हॉरिजेंटल वाले को चेक करेंगे। यहाँ पे हमने इसको कहा कि लिमिट नंबर ऑफ कट चाहिए मेरे को। ठीक है, कितने कट चाहिए, मैंने कहा जी 3 है, मुझे 3 कट चाहिए 1-1 mm के, यानी हर बार 1-1 mm कटिंग हो और 3 कट लगे। तो कैलकुलेट दबाएंगे, तो यहाँ पे देखो 3 कट लगने लग गए। ठीक है, तो यहाँ पे 3 कट लग गए, यानी कि बारी बारी 1-1 का 3 कट लगेंगे, और बड़े आसानी से ये हमारा टूल जो है चलेगा। यानी कि मल्टीपल कट लगा सकते हैं हम, कई सॉफ्टवेयर में इसको मल्टीपल कट कहते हैं, पावर मिल में इसको बोलते हैं कट डिस्टेंस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है, ज़्यादा कर देंगे तो ज़्यादा भी लग जाएंगे। स्टेप ओवर कितने का चाहिए वो डिपेंड करता है। ठीक है, अब रफिंग कर रहे हैं तो टूल के डाई का 45% तक हो सकता है, तो यानी कि हम इसकी वैल्यू जो है इंक्रीज कर सकते हैं। पर हमारे को एक चीज़ का ध्यान देना है कि देखो, पावर मिल जो है इस कर्व के हिसाब से चल रहा है। ठीक है, उसको इस मॉडल से कुछ लेना देना नहीं है।
ठीक है ना, क्योंकि हमने 2D कर्व प्रोफाइल किया तो वो इस कर्व के हिसाब से तो चल रहा है, पर उसको इससे कुछ लेना देना नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान हमारे को खुद से रखना पड़ेगा। ठीक है नी। तो यहाँ से जो बल्ब है जिसको दबा देंगे वो वाला हमारे को टूल पाथ नज़र आने लग जाता है। जिसका बल्ब बंद कर देंगे वो बंद हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ये इसलिए लगा हुआ है क्योंकि हमने होल्डर नहीं दिया, हमने शैंक नहीं दिया, टूल का होल्डर नहीं ना दिया, शैंक नहीं दिया, तो उसकी वजह से सिंबल आता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी आएगा, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, टूल अननोन, होल्डर अननोन, है ना। तो वो अननोन होने की वजह से उसको समझ में नहीं आ रहा कि उस, इसलिए अदरवाइज यहाँ पे वाइट टिक आ जाता है। इसकी जब मैं सेटिंग में जाता हूँ ना, किसी भी टूल पाथ की सेटिंग में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन है। तो ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन में हमने उसको बोल रखा है कि 1 mm दूर तक कोई दिक्कत नहीं है मुझे, अगर 1 mm टच भी हो तो इसको 0 कर लो। ठीक है, और फिर कैलकुलेट दबाओ। ठीक है, तो ये ज़्यादा सही तरीका है। तो हमारे को अगर कहीं पे कोलिजन होगी तो वो अपने आप दिखाएगा। ये देखो यहाँ पे कोलिजन चेक है ना, तो इसको ऑन ऑफ कर सकता हूँ मैं। तो बेसिकली हम चाहते हैं कि ये अपने आप ही वेरिफिकेशन करे। सेटिंग में जाएंगे और वेरिफिकेशन कर सकते हैं इसकी। जब हम वेरिफिकेशन कर रहे थे तो यहाँ पे ऑप्शन है मॉडल गॉज चेक। गॉजेस का मतलब होता है कि कहीं पे, मतलब अगर अगर आपके पीसी में गॉजेस आ रहे हैं ना कंप्यूटर में जब टूल पाथ के अंदर, तो यानी कि टूल एक्सीडेंट करेगा ही करेगा। ठीक है ना, तो इसको ऑन कर दो, इसको भी ऑन कर दो, मॉडल गॉजेस चेकिंग को। तो कहीं पे भी अगर टूल टच करेगा तो वो गॉजेस आएंगे। ठीक है, तो देखो जैसे ही हमने इसको कोलिजन चेक भी ऑन कर दिया, गॉजेस चेक भी कर दिया, तो यहाँ पर टिक लग गया। ठीक है, तो ये टिक लगने का मतलब है इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं होगा। ठीक है, पर ध्यान से अगर देखें तो देखो ये टूल पाथ को इसने क्या किया, इन टूल पाथ को बंद कर दो। जहां पे उसको लग रहा था कि मॉडल के साथ टच हो सकता है वहां पे उसने टूल पाथ ही नहीं बनाया। ठीक है, तो वो पहले पहले हमने क्या किया, पहले तो हमने उसको सिंपली कहा कि 3 पासेस चाहिए और 3 पासेस बना दे, तो उसने 3 पासेस बना दिए। उसको नहीं मतलब मॉडल है कि नहीं है। ठीक है, फिर हमने उसको बोला कि नहीं नहीं, हमारे को तो मॉडल में चेक करना है कि कोलिजन तो नहीं हो रहा, तो 3 पासेस तो लगा, पर मॉडल को भी चेक कर। ठीक है नहीं, कि कहीं ऐसा पंगा तो नहीं है कि मॉडल के साथ ही टच हो रहा है। तो वो मॉडल के साथ टच हो रहा है तो ऑब्वियस है, तो फिर उसने उसको छोड़ दिया, वहाँ वहाँ टूल पाथ नहीं बनाया जहाँ जहाँ वो टच हो रहा था। ठीक है, तो जब टच नहीं हो रहा तो ये टिक हो गया। अभी भी ये देखो यहाँ पे लिखा आ रहा है टूल जो है वो सेफ है, सेफ्टी का स्टेटस है ये, और पर होल्डर नहीं अभी भी दिया हुआ इसको, टूल को होल्डर नहीं ना दिया। तो हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, टूल को होल्डर भी दे देते हैं। तो यहाँ से हमने टूल जो लिया, हम एक और टूल ले लेते हैं, थोड़ा सा छोटा ले रहा हूँ मैं, 16 mm का। ठीक है, और इसको जब हम एडिट करेंगे
तो शैंक भी क्रिएट कर देते हैं और एक होल्डर भी क्रिएट कर देते हैं। इसको कर देते हैं 65, नहीं 65 कम है, 80 कर देते हैं। और यहाँ से कर देते हैं 20 और इसको कर देते हैं 30। तो वो ये भी चेक करेगा कहीं टूल और शैंक तो नहीं कहीं किसी किसी के साथ टच कर रहा। ठीक है, और इसको कर देते हैं कैलकुलेट। तो क्योंकि मैंने ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन ऑन किया हुआ है और मैंने गॉजेस चेक भी ऑन किया हुआ है, ठीक है, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये देखो ये ब्लू टिक आ गया। ब्लू टिक का मतलब है कि हमारा पार्ट जो है बिल्कुल सेफली चलेगा। ठीक है, नहीं कहीं पे कोई टचिंग नहीं है, तो ये ब्लू टिक से पता लगता है। हाँ, तो वो दे दो थिकनेस, उसको दे दो ना। अगर हम इससे चाहते हैं कि 2 mm दूर हो तो कर्व थिकनेस में वैल्यू भर दो। ठीक है, 0.1 भरी हुई है तो यहाँ 2 mm कर दो, तो 2 mm दूर रहेगा। हाँ, वहाँ पे भी दे सकते हैं, वो ऑप्शन आ रही थी वहाँ पे भी। तो यहाँ पे भी आ रही है, देखो होल्डर से 2 mm दूर रहे, शैंक से 2 mm दूर रहे, तो यहाँ पे भी हम बता सकते हैं। ये पूरे के पूरे के सबके साथ ही है, मतलब हम सारी साइडों से, मॉडल से भी कितनी दूर रहना है। तो फिर वो नहीं, अगर 2 mm टच हो जाएगा तो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। हाँ, हम नहीं चाहते, हम 0 रखेंगे इसको। कई बार क्या होता है ना, हमारा मटेरियल बचा हुआ है, हम रफिंग का ऑपरेशन चला रहे हैं, तो मैं ये भी नहीं चाहता कि 2 mm मटेरियल से पहले ही मैं यहाँ पे मटेरियल दे दूंगा तो वो उसको भी कैलकुलेट करने लग जाएगा एक्स्ट्रा। मतलब मॉडल को बड़ा कर दिया एक तरीके से हमने। अगर हम इसकी साइडों में कर रहे हैं, 100x100 का रेक्टेंगल है, 2 भर दिया, तो वो 102x102 को देखने लग जाएगा। ठीक है, तो पर हमारे को इसकी ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है। ठीक है, तो ये टूल बार 3 बन गए। तो हम क्या कर सकते हैं, जिस भी टूल पाथ को एक्टिव कर देंगे, इसको एक्टिव करो, ऐसे ही सेम तीनों में कर देना है ना, गॉजेस चेक ये वो, और उसके बाद इसको कर देना क्रिएट इंडिविजुअल एनसी प्रोग्राम। ठीक है, एक नई चीज़ सिखा रहा हूँ, ध्यान से देखो, बहुत काम आएगी। तो मैंने एक प्रोग्राम बना दिया, ठीक है, फिर इसको कर लेना एक्टिव। पावर मिल में एक्टिव का बहुत बड़ा रोल है। अब ये एक्टिव हो गया, देखो डार्क हो गया ये। तो मैं ये जो सेकंड टूल पाथ है, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, ऐड टू एनसी प्रोग्राम। तो ये वाला प्रोग्राम इसके अंदर चला गया। सेम चीज तीसरे के साथ भी, ऐड टू एनसी प्रोग्राम। तो अब ये तीनों प्रोग्राम एक में ही आ गए। अब जब मैं इसकी सेटिंग में जाऊंगा तो ये देखो यहाँ पे तीनों प्रोग्राम आ गए यहाँ पे। ठीक है, टूल नंबर दे देना है, तीनों का प्रोग्राम दे देना है, फानुक में बनाना है या सीमेंस में बनाना है, जो भी चाहिए वो दे देना है, मॉडल का नाम दे देना है, कहाँ पे सेव हो रहा है वो बता देना, और उसके बाद कर देना है राइट। तो ये तीनों का प्रोग्राम एक साथ बन जाएगा। हाँ हाँ, अब पंगा क्या है कि तीनों, एक तीसरे में अलग टूल है, तो देखो ये वार्निंग भी आ रही है। ठीक है, नहीं तो वो तो चलो हमने सिर्फ समझने के लिए किया, तो इसलिए हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता। पर बात समझने वाली यही है कि हम तीनों टूल पाथों को एक साथ कैसे जनरेट कर सकते हैं।
ठीक है ना। तो जो आउटपुट आएगी वो तीनों प्रोग्राम की एक साथ आएगी, यानी कि अगर मेरे पास ATC लगी हुई है तो तीनों का प्रोग्राम इकट्ठा ही बन जाएगा। ठीक है ना, ये बड़े काम की चीज़ है। तो प्रोग्राम हमारा जनरेट हो गया। ठीक है ना, तो इस फाइल लोकेशन पे जाओ, यहीं पे हमने क्या नाम रखा, एंड मिल है ना, ये। ठीक है, तो ये प्रोग्राम हमारा जनरेट हो गया फानुक का। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये है ना हमारा जो टूल लिया हमने, ये T1 है ना। तो यहाँ पे हम फाइंड में जाएंगे, T1 को सर्च करेंगे, टी को ही कर लेते हैं सिर्फ, क्योंकि वो एक ही टूल बना दिया ना हमने। तो वो ऊपर अगर टूल अलग अलग होता तो वो अलग अलग टूल भी दिखाता, टूल चेंज होता हुआ भी दिखाता। ठीक है, तो तुमने क्या करना है, 3 प्रोग्राम बनाने हैं अलग अलग टूल के साथ। ठीक है, और सेम प्रोसेस को फॉलो करके उसका प्रोग्राम जनरेट करना है, और देखना है कि तीनों टूल अलग अलग आते हैं कि नहीं आते। ठीक है, अगर आ जाएं तो कमेंट बॉक्स में लिख देना है कि मेरे तीनों टूल आ गए हैं। अगर नहीं आए या कोई प्रॉब्लम आती है तो वो प्रॉब्लम लिखनी है, फिर हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो वीडियो में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी वो कमेंट करके लिखना है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक करो। अगर नहीं पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में लिखो भाई क्यों नहीं पसंद आई, है ना। तो जितने भी चैनल पे लोग हैं, जो भी लोग CNC प्रोग्रामर हैं, ऑपरेटर हैं, सबके साथ वीडियो शेयर करो। और जब भी सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन ज़रूर दबाते हैं ताकि नोटिफिकेशन मिल सके।